इंडिया में पिछले हमने एक साल में देखा है कि निफ्टी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। मतलब जो मेन फ्रंटलाइन इंडेक्स है वो डबल हो चुके हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स तो इवन 3 टाइम्स के आसपास हो चुके हैं। तो अब क्या आने वाले समय में हमें इंडिया को छोड़ के कुछ और कंट्री में इन्वेस्ट करने का प्लान करना चाहिए? क्या हमारे लिए यूएस मार्केट ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है एज कंपेयर टू इंडिया का डेवलपिंग मार्केट? एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। ये वीडियो कोई नॉर्मल वीडियो नहीं होगा। इस वीडियो में हम बहुत ज्यादा एनालिसिस करने वाले, बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिक्स देखने वाले। इसीलिए हम सीधे चलेंगे सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर। इस वीडियो को ना जिस समय आपके पास टाइम हो उस समय ही देखिएगा, क्योंकि इतने सारे फैक्ट्स की हम बात करने वाले, डेटा एनालिसिस की बात करने वाले कि आपको आने वाला है बहुत ज्यादा मजा। मेरा नाम है अनंत लड्ढा, सीएफए सीए सीएफपी एलएलबी। चलिए सीधे चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और कुछ एनालिसिस करना शुरू करते हैं। तो चलिए एक एक डेटा पॉइंट को स्टडी करना और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। यहां पे हम ये स्टडी करने वाले हैं कि इंडिया ने पास्ट में कैसा परफॉर्म करा है, यूएस मार्केट के क्या पॉइंटर्स थे, इंडिया ने किस तरीके से रिकवरी शो करी है, क्या आने वाले समय में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया एज एन एसेट क्लास। ये वीडियो कंप्लीटली डिपेंड होने वाला है, डिस्कशन होने वाला है हमारा यहाँ पे इंडिया एज एन एसेट क्लास के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं जीडीपी की ग्रोथ रेट की। देखिए बहुत सारे डेटा यहाँ पे आपके सामने आने वाले हैं, इंटरेस्टिंग आपको बहुत लगने वाला है ये वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक साथ में करते जाइएगा। अगर हम जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें ना, देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2001 से 2003 का समय। ये एक ऐसा समय था जिस समय इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत कम थी, मतलब जो नॉर्मल एवरेजेस होते हैं उससे भी कम चल रही थी। यहाँ पे अराउंड 3.8% की जीडीपी ग्रोथ रेट थी। 2002 में 4.8% थी और नेक्स्ट ईयर अराउंड 3.8% थी। मतलब इस समय हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत 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 ज्यादा स्लो डाउन हो रखी थी, हम कोई अच्छा नहीं कर रहे थे। उसके बाद आप सभी को पता है 2008 तक, मतलब 2003 से लेके 2008 तक इंडियन मार्केट ने सुपर परफॉर्म करा और इस समय इंडिया की जीडीपी बढ़ते बढ़ते 3.8% से बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट 8% से लेके इवन 10% तक पहुंच गई थी। 2007 के एंड में 9.7 9.8% की हायर रेंज तक इंडिया की जीडीपी टच कर रही थी। इंडिया ने यहां पे बहुत ही सुपर ग्रोथ दी थी। अगर इस सेम समय में अगर हम निफ्टी की बात करें ना, निफ्टी इस समय अराउंड 2002 में हुआ करता था 1100 के आसपास। 1100 से बढ़ता बढ़ता निफ्टी हमारे सामने जा चुका था 6000 के ऊपर एक छोटे से टाइम पीरियड में। और इस समय अगर हम CAGR मतलब कि पर ईयर का कंपाउंडेड एनुअली रेट ऑफ रिटर्न्स की बात करें तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारे लिए 33% के ऊपर का रिटर्न्स इंडियन इक्विटी मार्केट ने, निफ्टी ने दिया था सिर्फ। मतलब इसमें अगर हम मिड कैप इंडेक्स की बात करें बहुत ज्यादा होगा, अगर हम बात करें आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की बहुत ज्यादा होगा। इस समय पे निफ्टी ने ही 33% के सुपर सुपर रिटर्न्स दिए थे। यहाँ पे हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया में पहले भी जब स्लो डाउन आया था, वहां पे जब बाउंस बैक आया था बहुत स्ट्रांग आया था, क्योंकि इंडिया अभी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, इंडिया डेवलप कर रही है। इंडिया के पास ह्यूमन रिसोर्स की पावर बहुत अच्छी थी जो उस समय भी बहुत अच्छा प्लेस हुई थी। 2008 में तो फिर सब प्राइम क्राइसिस आ गया था, वो आप सभी को पता है, जिसको हम ग्लोबल क्राइसिस भी बोलते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा वापस से स्लो डाउन आ गया था। अब आपको पता है ये स्लो डाउन होते 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 2020 में इंडिया की ग्रोथ रेट वापस से 4% पे आ चुकी थी। इस समय निफ्टी अराउंड 12,000 पे था। ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ निफ्टी ना, 1100 से लेके लेके 12,000 तक पहुंच चुका था 2020 में। फिर आया कोविड का समय। कोविड के समय में 2021 में इंडिया की जीडीपी ऑलमोस्ट -8% पे पहुंच चुकी थी। ऑलरेडी हम -8% पे थे। यहां पे हमारी जो कोविड की वजह से इंपैक्ट आया था ऑलमोस्ट सब जगह आया था, चाहे वो हमारे जॉब के रिलेटेड इंपैक्ट हो, इकोनॉमी के रिलेटेड इंपैक्ट हो, या फिर इवन हम बोले ह्यूमन रिसोर्स के रिलेटेड इंपैक्ट हो, हर जगह हमें इंपैक्ट देखने को मिला था। साथ ही साथ इंडिया में कोई भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है। जैसे यूएस में सोशल सिक्योरिटी स्कीम की वजह से थोड़ी सी हमें सिक्योरिटी मिल जाती है, वहां के रेजिडेंट्स को उन्हें थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। इंडिया में क्योंकि कोई भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं थी, आप पे और हम पे ये इंपैक्ट बहुत ज्यादा हुआ। इतना ज्यादा इंपैक्ट हो चुका है, इतना ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ में, इतना ज्यादा जीडीपी ग्रोथ में इंपैक्ट हो चुका है कि अब यहाँ पे बाउंस बैक आने के चांसेस बहुत बढ़ गए। और इस बाउंस बैक के हमने कुछ झलके अभी ऑलरेडी पहले 2 क्वार्टर में 2022 के देख भी लिए हैं, जिसके डेटा के बारे में मैं बात करूंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। पर हमें यह समझना पड़ेगा जिस लेवल पे हम यहाँ पे हैं, यहां से हमारी अगर ग्रोथ आई जिसके हमें कुछ लक्षण, कुछ इंडिकेशंस पहले से ही दिख रहे, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आएगी। जो ये 2003 से लेकर 2008 तक मदर ऑफ ऑल बुल मार्केट था,
उसको भी हम आउट परफॉर्म कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा, यहां पे जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत स्ट्रांग आ सकती है। ये पहला पॉइंट है इंडिया के रिलेटेड। इंडिया ने पहले भी बाउंस बैक किया था, आने वाले समय में भी अगले 4 से 5 साल में चाहे तो बहुत अच्छा बाउंस बैक कर सकता है। यहाँ पे हम ये बात नहीं कर रहे कि अगले 1 दिन में, अगले 2 दिन में, अगले 1 हफ्ते में, अगले 1 महीने में क्या होगा। हम एसेट क्लास एज अ होल बात कर रहे हैं, इंडिया एज अ होल बात कर रहे हैं। इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। सेकेंड, हमारे सामने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है स्टडी करने के लिए, कितना हम सेव कर रहे हैं, हमारी सेविंग परसेंटेज क्या है एज कंपेयर टू जीडीपी। हमारी जीडीपी के कंपैरिजन में हमारा कितना पैसा सेव होता है। देखिए 2001 में ना ये सेविंग परसेंटेज की रेट थी अराउंड 23% के आसपास, और जब तक हम 2008 तक पहुंचे थे, बिकॉज यहाँ पे बहुत अच्छा जीडीपी की ग्रो हुई थी, उसी के साथ साथ बहुत अच्छा इकोनॉमी भी ग्रो हुई थी, ये सेविंग परसेंटेज बढ़ते बढ़ते 37% के ऊपर पहुंच गई थी। मतलब जब भी जीडीपी बढ़ती है, सेविंग परसेंटेज भी हिस्टोरिकली बढ़ती है। ये मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया है, पर हमेशा हमने हिस्ट्री में देखा है जैसे जैसे जीडीपी बढ़ती है, आम आदमी के पास जो पैसा होता है वो बढ़ता है। यहां पे हमेशा हमने ये देखा है कि वहां पे हमारी सेविंग की और इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज भी बढ़ती है, क्योंकि ऑब्वियसली आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती है, जैसे जैसे लिटरेसी बढ़ती है, पैसा कुछ अच्छी एसेट क्लास जैसे कि इक्विटी या फिर प्रॉपर्टी में जाना शुरू करता है। अब अगर हम बात करें 2020 में, ये सेविंग की और इन्वेस्टमेंट की रेट जो होती है, परसेंटेज जो होती है, ये 30% के भी नीचे जा चुकी है ऑलरेडी, बिकॉज यहां पे हमने थोड़ा स्लो डाउन देखा था। अब जैसे जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे एक बार जीडीपी वापस से एटलीस्ट नॉर्मल तक तो जा सकती है, ये सेविंग की परसेंटेज भी बढ़ेगी जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी, तो ये काफी सारे एसेट क्लास के लिए पॉजिटिव होने वाला है। उसमें से एक एसेट क्लास होगा इक्विटी। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। सेविंग की परसेंटेज जैसे जैसे जीडीपी ग्रो करती है, सेविंग की परसेंटेज एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है, क्योंकि जैसे जैसे जीडीपी ग्रो करती है, सपोज करते हैं जीडीपी 5% से ग्रो करती है, तो सेविंग की परसेंटेज 10% या फिर इवन 15% से ग्रो करती है, क्योंकि जो एडिशनल पैसा आता है इकोनॉमी के पास, जितने भी हमारे नॉर्मल नागरिक होते हैं उनके पास, वो सेव करने की ज्यादा कोशिश करते हैं, स्पेशली बिकॉज इंडियन मेंटेलिटी उनके दिमाग में चल रही होती है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आता है, हमारा कितना कॉर्पोरेट प्रॉफिट है और वो कैसे इंपैक्ट होगा एज कंपेयर टू जीडीपी। देखिए अगर कॉर्पोरेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी तो इक्विटी शेयर मार्केट बढ़ेगा, इक्विटी शेयर मार्केट बढ़ेगा तो हमें यह समझ आएगा कि इंडिया में क्या हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसको हमें समझना पड़ेगा। 2002 में ना ये परसेंटेजेस था सिर्फ और सिर्फ 2.2% का, और ये बढ़ते बढ़ते 2008 में पहुंच चुका था ऑलमोस्ट 7.8% का। कॉर्पोरेट प्रॉफिट जीडीपी का 7.8% हो गया था। 7.8% कॉर्पोरेट प्रॉफिट हुआ, मतलब इकोनॉमी ने अच्छा किया, कंपनीज ने अच्छा किया, शेयर मार्केट ने इवेंचुअली अच्छा किया, क्योंकि आप सभी जानते हैं इक्विटी शेयर मार्केट इन द एंड इज स्लेव ऑफ अर्निंग। अगर कॉर्पोरेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो इक्विटी शेयर मार्केट भी बढ़ेगा, ये बेसिक चीजें जो हम सभी समझते हैं। यहां पे ना जो ये 7.8% था, ये हम ऑलमोस्ट यूएस के बराबर और यूएस को बीट करने की तरफ जा रहे थे। अब अगर 2020 की बात करें तो ये बिल्कुल नीचे जा चुका है 1.8% पे, जितना हमारा हिस्टोरिकल एवरेज है। हिस्टोरिकल एवरेज हमारा निकल के आता है ऑलमोस्ट 4 to 5% के बीच का, हमारे हिस्टोरिकल एवरेज से भी नीचे जा चुका है। तो अगर हम सिर्फ ये समझे कि यहाँ पे मीन रिवर्जन हो जाए, हम ये नहीं कह रहे कि जो हमारा हिस्टोरिकल एवरेज था 4 to 5% के बीच का, उसको हम सरपास करेंगे और जो हमारा टॉप था अराउंड 8 to 9% का वहां तक जाएंगे, उसकी हम बात नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर हमारा जो अभी कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी का रेशियो है सिर्फ और सिर्फ अपने हिस्टोरिकल एवरेज तक चले जाए, मीन रिवर्जन हो जाए, तो ये भी ना ऑलमोस्ट 20 से 25% की ग्रोथ को सिग्निफाई कर रहा है अगले 3 से 4-5 सालों के अंदर अंदर। 20 से 25% की अगर ग्रोथ होगी, अगर कॉर्पोरेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो इक्विटी शेयर मार्केट में क्या हाल होगा वो आप सभी जानते हैं। क्या हाल हुआ है पास में वो मैं अभी आपको बहुत जल्दी दिखाने भी वाला हूं। मतलब ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। अगर हम सिर्फ मीन पे भी रिवर्ट कर जाए तो हमारे लिए काफी पॉजिटिव हो जाएगा। वैसे भी आपको पता होगा कैपिटल गुड्स की कंपनी जैसे कि एल&टी काफी प्रेशर में थी, पर अब फाइनली उनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस आना वापस से स्टार्ट हो चुका है। कॉमोडिटी जो अपने बिल्कुल बोल सकते हैं कि बिल्कुल नीचे था, कहीं पे कोई पूछ ही नहीं रहा था उसको, वो अब अपने नए रिकॉर्ड हाई के आसपास कॉमोडिटी की साइकिल पहुंच रही है। टेलीकॉम सेक्टर की बात करें ना, देखिए कॉर्पोरेट प्रॉफिट बढ़ने के मैं आपको कारण बताने की कोशिश कर रहा हूं। टेलीकॉम सेक्टर की बात करें ना, टेलीकॉम सेक्टर काफी ज्यादा डिस्ट्रेस में था,
पर अब फाइनली वहां पे कुछ हमें प्राइस हाइक मिल सकते हैं जो लॉन्ग अवेटेड था। साथ ही साथ अब सिर्फ दो मेजर प्लेयर रह जाएंगे इंडियन इक्विटी मार्केट में, तो ये भी उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है। पीएसयू की एसेट क्लास कैसी हुई थी, कितनी उनकी तबाही हुई थी, बैंड बजी थी, हम सभी जानते हैं। पर अब फाइनली, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं एसबीआई का, फाइनली हमें वहां पे कुछ रिवाइवल दिख रहा है, कुछ पैसा दिख रहा है जो आ रहा है, कुछ इंप्रूव हो रही है एसेट क्लास, ये हमें देखने को मिल रहा है। मतलब फाइनली जो हम ये कॉर्पोरेट प्रॉफिट बढ़ने की बात कर रहे हैं, वो हमें रियल लाइफ में भी जो पहले 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं उसमें भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि जो हम बात कर रहे हैं कि ये मीन रिवर्जन हो सकता है, उसके साइंस हमने ऑलरेडी देख लिए हैं जो हमारे लिए पॉजिटिव हो जाता है। अभी मैंने एक बात बोली थी, स्टॉक मार्केट आर स्लेव ऑफ अर्निंग, ठीक है ना। आपने कहा कि चलो अनंत, आपने कही, हमने बात मान ली, आपकी हम बात मान लेते हैं, पर कुछ प्रूफ भी तो करो। देखिए, मैं आपको कह दूं आपने मान ली तो क्या मजा आया, जब तक मैं उसे प्रूव नहीं करूं तो उसके मजा पूरा नहीं होता। इसलिए मैं प्रूव भी करता हूं कि स्टॉक मार्केट इज स्लेव ऑफ अर्निंग। ये एक डायलॉग है जो हमेशा वॉरेन बफेट सर भी बोलते हैं, हर एक इकोनॉमी पे अप्लाई भी होता है। इंडियन इकोनॉमी में किस तरीके से अप्लाई हुआ है उसको मैं आपको विथ डेटा, विथ प्रूफ अभी प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर हमारा ये प्रूव हो जाता है कि स्टॉक मार्केट इन द एंड इज स्लेव ऑफ अर्निंग जो कॉर्पोरेट देने वाली है, जो हमने पिछले पॉइंट्स में बात करी है कि इंडिया के कॉर्पोरेट प्रॉफिट बढ़ सकता है, सेविंग की परसेंटेज भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी जैसे कि जीडीपी बढ़ेगी, और जीडीपी बढ़ने के कारण हमने यहाँ पे पहली स्लाइड पे डिस्कस करे थे। स्टॉक मार्केट स्लेव ऑफ अर्निंग है, इसे डिस्कस करते हैं और इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर हमारी सारी की सारी चीजें डिपेंडेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस पे मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आपको देने वाला हूं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जल्दीबाजी में मत देखिएगा, जरूरत पड़े तो इस वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा। हमने बहुत सारा डेटा स्टडी करके आप सभी के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करी है, एंड आई एम वेरी श्योर आप सभी को डेटा में आता है बहुत ज्यादा मजा। देखिए 1997 से लेके सबसे पहले मैं बात करता हूं 2003 तक, इस समय ना हमें यह समझना पड़ेगा कि किस तरीके की थी अर्निंग्स। अर्निंग्स की ग्रोथ रेट थी ऑलमोस्ट 3.5% के आसपास की, मतलब अर्निंग्स ग्रो नहीं करी थी। अर्निंग्स ग्रो नहीं करी थी इसलिए अगर मैं निफ्टी की बात करूं, निफ्टी के रिटर्न्स इस समय में थे 0। 1997 से लेके 2003 तक के रिजल्ट्स हम देखें, एंड रिजल्ट हमारे पास 0% का था। मदर ऑफ ऑल बुल रन तो हम कहते हैं 2003 से लेके 2008 का समय। इस समय ना अर्निंग्स बढ़ी थी 25% से पर एनम, और निफ्टी के रिटर्न्स हमें मिले थे ऑलमोस्ट 37% से ऊपर। हमें एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं जब भी अर्निंग्स बढ़ती है। ये हमें एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है जो हमेशा हमें माइंड में रखना है। मतलब अगर अर्निंग्स बढ़ेगी, कुछ हमें रीरेटिंग का भी बेनिफिट मिलेगा, इसलिए अर्निंग तो बढ़ी 25% से, पर निफ्टी बढ़ा 37% से। अगर अर्निंग्स एक जो बेसिक एवरेज होता है उससे भी नीचे रहती है तो हमें डी रेटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से रिटर्न्स कम हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें अभी रिसेंटली 2009 से लेके 2020 के बीच में, इस समय हमारी अर्निंग की ग्रोथ रेट थी 6% से कम की, और हमारे निफ्टी के रिटर्न्स थे 2020 तक 5.1% के नीचे के, बिकॉज अर्निंग यहां पे कुछ भी नहीं आई थी। हमें बहुत मेजर इंपैक्ट देखने को पड़ा था निफ्टी के रिटर्न्स में भी। अब बात करते हैं, इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। जब अर्निंग्स पॉजिटिव आती है आपको थोड़ा सा बाउंस बैक इफेक्ट मिलता है, थोड़ा सा रेटिंग का इंपैक्ट दिखता है, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे मैं पहले मैं आपके लिए टाइम ले रहा हूं 2002 से लेके 2008 का समय। इस समय अगर मैं एक पिरामिड आप सभी के लिए बनाऊं ना, देखिए इस समय अर्निंग की ग्रोथ रेट थी ऑलमोस्ट 18.1% की, इतना तो हमें अर्निंग्स मिल रही थी। 7.5% का यहां पे जो रिटर्न्स आया था, इस समय निफ्टी के रिटर्न्स का मैं ब्रेकअप आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। 7.5% के रिटर्न्स का इंपैक्ट आया था बिकॉज वैल्यूएशन की रीरेटिंग हुई थी। मतलब बेस इफेक्ट मिला था हमें, जब माहौल अच्छा होता है रीरेटिंग होती है और कुछ हमें एडिशनल इंपैक्ट मिलता है, और 2% के आसपास का हमारी डिविडेंड यील्ड थी। इसीलिए ऑलमोस्ट हमें 29-30% का रिटर्न, 29.5% के आसपास का रिटर्न 2002 से 2008 के समय में मिला था। इसी के अगेंस्ट में मैं अगर 2008 से लेके 2020 के समय की बात करूं ना, ध्यान से समझिएगा, इस समय हमारी ऑलमोस्ट जो बोलते हैं ना अर्निंग ग्रोथ रेट थी अराउंड 6.7% की थी। हमें यहां पे नेगेटिव रिटर्न्स मिले थे, नेगेटिव रीरेटिंग मिली थी, नेगेटिव डीरेटिंग हुई थी रेदर 1.5% की, और डिविडेंड यील्ड थी यहां पे ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं अराउंड 1.4% के आसपास की डिविडेंड यील्ड थी। तो नेट में जो हमें रिटर्न्स मिले थे ओवरऑल वो मिले थे 6.6% के। जो हमारी अर्निंग ग्रोथ रेट थी उससे भी कम के रिटर्न्स हमें देखने को मिले थे, बिकॉज यहां पे अर्निंग जब भी कम होती है डी रेटिंग मिलती है हमें वैल्यूएशन की, वैल्यूएशन री रेटिंग होती है और री रेटिंग में डी रेटिंग हो जाती है। देखिए
जब भी वैल्यूएशन की रीरेटिंग होती है या तो वो पॉजिटिव हो सकती है जैसा कि हमने यहां पे देखी, या फिर वो नेगेटिव भी हो सकती है अगर अर्निंग की ग्रोथ रेट अच्छी नहीं हो, जैसा हमने 2008 से 2009 के समय पे देखी। आने वाले समय में अगर हम सिर्फ अर्निंग्स को मीन रिवर्ट भी कर देते हैं तो हमें अर्निंग तो ऑलमोस्ट 20 से 25% तक बढ़ेगी ही सही। यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे भी जो हम ये बेस्ट बुल रन की बात कर रहे हैं ना, यहां पे 18 से 19% के बीच में अर्निंग ग्रोथ रेट थी। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अराउंड 20% की अर्निंग ग्रोथ रेट अगले 5 साल में मिल सकती है। तो क्या इंपैक्ट हो सकता है, आप जस्ट सोच लीजिए। अगर यहाँ पे 18% पे इंपैक्ट था इतना ब्यूटीफुल 29% का, यहां पे अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20% का, चलो 20% नहीं हुआ, 15% भी हुआ, तो क्या रिटर्न्स रह सकते हैं आने वाले 5 साल, 7 साल, 10 साल में इंडिया में? आप ज्यादा मुझसे समझदार हैं और आप समझ सकते हैं। अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट के ऊपर, जिसका नाम है फॉरेक्स रिजर्व्स। देखिए, फॉरेक्स रिजर्व ना जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें बहुत पसंद आता है। आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। इससे पहले कि हम आगे जाए, अगर अभी तक आपका डीमैट नहीं तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस मिल जाएगा। लगे यूजफुल तो आप डीमैट लगा के प्राइवेट चैनल का पार्ट बन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी की सारी डिटेल्स मिलने वाली है। चलिए फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करते हैं। देखिए, फॉरेक्स रिजर्व से क्या होता है, हमारी करेंसी को स्टेबिलिटी मिलती है। 2002 से 2008 तक ऑलमोस्ट एंड होते होते 300 बिलियन डॉलर से ऊपर का हमारा फॉरेक्स रिजर्व पहुंच गया था और यहां पे हमारी करेंसी 40 के आसपास स्टेबल हो गई थी। जब करेंसी स्टेबल हो गई थी, ये मार्केट को थोड़ी सी स्टेबिलिटी देता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को स्टेबिलिटी देता है। अभी अगर हम आज के दिन की बात करें 2021 की, हमारा फॉरेक्स रिजर्व ऑलमोस्ट 597 को क्रॉस कर रहा है और आने वाले समय में इट इज एक्सपेक्टेड, ये मैंने डेटा प्योरली रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से उठाया, अराउंड 800 के आसपास ये जा सकता है। आई नो अभी हमारी करेंसी 74-75 के आसपास है, पर अगर 74-75 के आसपास भी स्टेबल होती है और हम $3 ट्रिलियन के ऊपर का आसपास फिगर्स तक पहुंचते, तो ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हमारे लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये एफआईआईस के फ्लोस को पॉजिटिव इंपैक्ट देता है। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी। मतलब कितने जीडीपी का हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल रहा है। इंडिया में आज के दिन ये मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी है 102% का। इसी के अगेंस्ट में एक ऐसी इकोनॉमी जो इंडियन इकोनॉमी से काफी ज्यादा मिलती जुलती है, यूएस इकोनॉमी। क्योंकि यूएस इकोनॉमी में भी क्या है, देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज वहां का मेन है, आईटी में बहुत फोकस है, फार्मा अब मेन हो चुका है। तो इंडियन मार्केट फॉरेन मार्केट पे बहुत डिपेंडेंट है। और यूएस मार्केट को हम ट्रैक इसलिए करते हैं क्योंकि यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट ऑलमोस्ट सेम टाइप के मार्केट की जैसे परफॉर्म करते हैं, रिएक्ट करते हैं, सेम साइकिल में हम कहीं ना कहीं चल रहे हैं। मैं यहाँ पे डेवलपिंग और डेवलप्ड इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा, पर सेक्टर में किस तरीके से काम होता है उसकी आपको बात करने की कोशिश कर रहा हूं। वहां पे ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी का रेशियो है 222% के ऊपर का है। मतलब इंडिया में अभी भी यहां पे एक मेजर स्कोप बचा है, ये हम सभी समझ पा रहे हैं। सेवेंथ इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए इस पॉइंट के ऊपर हमने पहले भी बात करी है, फोकस ऑन कैपेक्स। इंडियन इकोनॉमी का बहुत फोकस है, 5 ट्रिलियन के ऊपर का कोर कैपेक्स का एक्सपेंडिचर होने वाला है। पीएलआई स्कीम में बात करें तो 1.5 लाख करोड़ के ऊपर का कैपेक्स एक्सपेंडिचर होगा। गवर्नमेंट आप सभी को पता है लास्ट ईयर 31% से अपने कैपेक्स के एक्सपेंडिचर को बढ़ाए थे। इस ईयर भी गवर्नमेंट का यह कहना है कि ऑलमोस्ट 30% के ऊपर का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने वाला है कैपेक्स के ऊपर। कैपिटल एक्सपेंडिचर पे गवर्नमेंट का फोकस है। ये वही चीज है जिसके बारे में हमने कई बार बात करी कि 2004 से 2008 के बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा किया था, क्योंकि वहां पे भी गवर्नमेंट का फोकस बहुत ज्यादा था इंफ्रा पे। अब वापस से गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस बहुत ज्यादा है। चलिए, ये तो हमने बात कर ली है क्या क्या पॉइंट्स है जो इंडिया के फेवर में है। अगर एक ट्रिगर भी इंपैक्ट दिया तो इंडियन इकोनॉमी के लिए आने वाले समय बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है, पर हमें इससे कुछ लाइव डेटा के ऊपर भी बात करनी पड़ेगी। क्या इंपैक्ट हमने कुछ देखना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, इसके ऊपर भी बात करनी पड़ेगी। अगर हम अप्रैल 2021 की बात करें, अभी हम जीएसटी के कलेक्शंस की बात कर रहे हैं, 1.4 लाख करोड़ के ऊपर का था, जो वन ऑफ द बेस्ट था। जुलाई में इवन आफ्टर नोइंग कि जून में कोविड का काफी इंपैक्ट था, 1.2 लाख करोड़ के ऊपर था। मतलब जीएसटी हमें बता रही है कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो होना स्टार्ट हो रही है धीरे धीरे। एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस समय इस तरीके की ग्रोथ की हम बात करते हैं उस समय सिर्फ क्वालिटी परफॉर्म करेगी, और क्वालिटी बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म करेगी, क्योंकि जितने भी क्वालिटी प्लेयर्स होंगे, मोटे मोटे बड़े प्लेयर्स होंगे, वो छोटे प्लेयर्स को खा जाते हैं इस समय में। क्योंकि जितने भी छोटे प्लेयर्स होते हैं उनके ऊपर किसी भी पैंडेमिक का इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए क्वालिटी के साथ हमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। इस कंप्लीट रन में इस चीज का ध्यान रखिएगा। और इस रन में मैं ये कभी भी नहीं कहना चाहता कि कभी भी आपको करेक्शन नहीं मिलेंगे।
करेक्शन मिलेंगे, करेक्शन विल बी पार्ट ऑफ द गेम, करेक्शन हमेशा 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 आएंगे। इवन अगर मैं बात करूं ना, जो हमारा बेस्ट मार्केट का पीरियड था, मतलब कि 2002 से लेके 2008 तक, जिसे हम मदर ऑफ ऑल बुल रन बोलते हैं, जहां पे निफ्टी 6 गुना हो गया था, 1000 से 6000 के ऊपर पहुंच चुका था निफ्टी, जो आज के दिन 17000 के आसपास है, 1000 से 6000 तक पहुंच चुका था, जो मदर ऑफ ऑल बुल रन बोलते हैं। वहां पे टोटल 7 फॉल आए थे इस पीरियड में, जो 10% के ऊपर थे। उसी के साथ साथ 2 फॉल आए थे जो इवन 30% के ऊपर थे। उसके बाद भी कंपाउंडेड एनुअली 2002 से लेके 2008 के बीच के रिटर्न्स 35%, 33% को क्रॉस कर रहे थे। मतलब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता कि जो आने वाले समय में मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, आने वाले समय में इंडिया एज एन एसेट क्लास की बात कर रहा हूं, आप ये समझिए कि यहां पे कोई करेक्शन आएगा ही नहीं। जब मार्केट बढ़ता है ना, हमें लगता है कि ऑल ट्रीज विल ग्रो टू स्काई, और जब मार्केट करेक्ट होता है हमें लगता है कि वर्ल्ड विल एंड। दोनों ही काम नहीं होते, ना ही सारे के सारे ट्रीज स्काई को छूते हैं, ना ही दुनिया खत्म होने वाली है। हमें न्यूट्रल होकर काम करना जरूरी होता है। पर यस, इंडिया एज एन एसेट क्लास को आप अवॉइड नहीं कर सकते। इंडिया एज एन एसेट क्लास को अगर आपने अवॉइड किया तो आप कुछ नेक्स्ट बिग थिंग को अवॉइड करने वाले हो। ये मैं आपको जरूर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस कंप्लीट जर्नी में जो अगले 5 से 7 साल की हम बात कर रहे हैं, यहां पे हमें श्योरली 110% जर्क्स मिलेंगे। क्या 10% के 30% के जर्क्स मिलेंगे? 100% मिलेंगे। पर हमें लॉन्ग टर्म पिक्चर को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि करेक्शन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। इस चीज को ध्यान रखिएगा। पिछले 2 डेकेड्स में क्या हुआ है हर एक इकोनॉमी में, उसे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। इंडिया ने इस समय में 16.8% के रिटर्न्स दिए थे। इस समय में इंडिया ने 8.6% के रिटर्न दिए थे, और इस समय इंडिया ने अंडर परफॉर्म किया है। यूएस मार्केट की बात करें, यूएस मार्केट में इस समय 0.9% के नेगेटिव रिटर्न्स आए थे, और इस समय 17% के पॉजिटिव रिटर्न्स आए थे। इस समय पिछले 10 सालों में यूएस मार्केट ने आउट परफॉर्म करा है। इसीलिए ये आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन भी आ रहा है, क्यों ना हम इंडिया को छोड़ के सारा का सारा पैसा यूएस में लगा दें। गोल्ड की बात करें तो इस समय 16.5% के रिटर्न थे, इधर 9.5% के रिटर्न थे। क्योंकि हम सारी एसेट क्लास की बात कर रहे हैं, डेट और कैश को भी कंपेयर कर ही लेते हैं, इसको भी बात कर ही लेते हैं। डेट के इस समय 6.2% के एवरेज रिटर्न्स थे, इस समय ऑलमोस्ट 7.6% के आसपास थे, और कैश में अगर बात करी जाए 5.8% के रिटर्न्स थे, और इस समय ऑलमोस्ट 7% के आसपास के रिटर्न्स कैश दे रहा था। डेट में यहां पे रिटर्न्स इवन 8.9 से 9% तक भी गए थे, डिपेंडिंग आपके सिलेक्शन के ऊपर। यहां पे हमें ये लग सकता है कि यार पिछले 10 सालों में यूएस ने बहुत अच्छा करा है, तो हम 10 साल की वजह से पूरा का पूरा पैसा यूएस में इन्वेस्ट कर दें। इसलिए मैं आपके लिए एक फाइनल डेटा आप सभी के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। ये सारा का सारा डेटा होने वाला है डॉलर के टर्म्स में, और ये डेटा में 1970s के समय पे, 1970 से 1980 से क्या हुआ था उस समय से आज तक ले जाने वाला हूं। 1970s वाले जो 10 साल थे ना, वहां पे गोल्ड ने रिटर्न दिया था आपको 1374% का, और उसी के साथ साथ यूएस मार्केट ने रिटर्न दिया था 15% का। उसके बाद अगर मैं 1980s की बात करूं, 80s में सबसे अच्छी रिटर्न देने वाली इकोनॉमी थी यूएस की नहीं, जापान की। जापान ने 498% का रिटर्न दिया था, और इसी के अगेंस्ट में अगर हम गोल्ड की बात करें, जिसने पिछले डेकेड में सुपर रिटर्न्स दिए थे, यहां पे गोल्ड के आपके -35% के रिटर्न्स थे। 90s की मैं बात करूं तो 90s में यूएस ने, जिसने यहां पे अंडर परफॉर्म करा था, यूएस के रिटर्न्स आए थे 561% के, और जापान के रिटर्न्स, जिसने जापान ने यहां पे आउट परफॉर्म करा था, जापान के रिटर्न्स थे 3% के। अगर मैं सन 2000s की बात करूं, 2000 में इंडिया के रिटर्न्स थे 473% एब्सोल्यूट रिटर्न्स इंडिया ने डॉलर टर्म्स में दिया था, और यूएस मार्केट जिसने यहां पे आउट परफॉर्म करा था, उसके रिटर्न्स थे 7% की। आई होप आपको ये जर्नी इंटरेस्टिंग लग रही होगी। अब मैं अगर 2010s की बात करूं और इस समय के आसपास की बात करूं, इस समय यूएस मार्केट ने ऑलमोस्ट 238% का रिटर्न दिया है, और इंडियन मार्केट ने दिया है एवरेज में, अगर हम डेट टू डेट में रिटर्न्स देखें तो -33% का एब्सोल्यूट रिटर्न्स था। अब 2020 से लेके 2030 के बीच में क्या हो सकता है पास्ट के बेसिस पे, वो आप ज्यादा जानते हैं, मैं नहीं जानता। यहां पे यूएस ने अंडर परफॉर्म करा था, यहां पे यूएस ने आउट परफॉर्म करा। यहां पे यूएस ने, जापान ने आउट परफॉर्म करा था, यहां पे जापान ने अंडर परफॉर्म करा। मतलब साइकिल शिफ्ट होती रहती है। ये समय इंडिया ने यहां पे बहुत अंडर परफॉर्म करा है। क्या ये पूरा का पूरा डेकेड इंडिया के नाम हो सकता है? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए, आपके दिमाग में सोचने के लिए छोड़ देता हूं। आज का वीडियो आई होप आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा।
अगर इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक करके मुझे जरूर बता दीजिएगा कि आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस मिल जाएगा। वरना लगे उसूल तो आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसिडर कर सकते हैं। इन्वेस्ट आज पर कल की मोबाइल ऐप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।